नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। क्या चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए मोदी सरकार कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करने जा रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक किसानों की आय बढ़ाने और कर्ज से मुक्ति दिलाने की कई बड़ी योजनाओं की तैयारी हो रही है। बजट में डायरेक्टर इनकम ट्रांसफर स्कीम, प्रति एकड़ किसानों को मदद और कर्ज माफी से जुड़ी स्कीम का ऐलान संभव है। तो ऐसे में सवाल है कि 2019 चुनाव में मोदी सरकार के लिए अन्नदाता बनेंगे भाग्य विधाता? यही है इस घंटे की बड़ी बहस। और अब से 1 घंटे बाद बहस इस सवाल के साथ कि क्या रेप के आरोपी बिशप के साथ चर्च आखिर क्यों खड़ा है, क्यों उन नन्स का ट्रांसफर कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त की बहस से जुड़ा सवाल ये कि किसानों के अच्छे दिन से चुनाव में बनेगी क्या बात? उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अब मुझे बताइए, बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता लाखों करोड़ों रुपया लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं, जिनकी कर्ज माफी के लिए केंद्र में किसी भी राज्य के सरकार ने अभी तक भी कोई नीति नहीं बनाई है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तो सवाल क्या है आज की चर्चा के? सवाल ये है पहला कि ऐसे में 2019 चुनाव में अन्नदाता बनेंगे भाग्य विधाता, सबसे बड़ा सवाल है और हर चुनाव में सवाल होता है। चुनाव के वक्त ही किसानों की फिक्र इतनी क्यों हो जाती है सरकारों को? किसानों पर मेहरबानी से बनेगी क्या केंद्र में सरकार? ये अहम सवाल है। किसानों के अच्छे दिन से चुनाव में बनेगी बात, ये सवाल किसानों के इर्द गिर्द। और ये मुद्दा बहुत संवेदनशील, क्योंकि बात हो रही है हमारे अन्नदाता की। जी हां, अन्नदाता की, इसलिए ये मुद्दा मैं संवेदनशील कह रही हूं। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय भी मैं करवा देती हूं। और हम कोशिश ये करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिसको सरकार लाने की कोशिश में है और उससे कितना लाभ होगा। खासतौर पर किसानों के लिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं ताकि वो समझ पाए, देश की जनता समझ पाए कि क्या डिफरेंस है, अब तक क्या हुआ है और क्या उनके लिए तैयारी हो रही है। प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं बीजेपी से, मेरे साथ स्वागत है। अलीमुद्दीन खान साहब में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ दिनेश वार्षिने जुड़ चुके हैं सीपीआई से। डॉक्टर अजीज खान एसपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह प्रेसिडेंट है किसान शक्ति संघ के, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं। विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को आज मैं ज्यादा वक्त दूंगी क्योंकि हमारे देश में किसानों को समझने के लिए बहुत कम वक्त दिया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा में हम कुछ समझें और समझाएं भी। लेकिन पहला सवाल प्रेम शुक्ला आपसे है मेरा। चुनाव नजदीक आते ही 3 राज्यों में हार देखते ही आप लोगों को किसानों की याद आ गई? ये पयोधी आपका आरोप हो सकता है, सत्य नहीं। किसानों की याद तो हमको लगातार रही, इसलिए किसान फसल योजना के तहत जो है, फसल बीमा योजना के तहत जो है 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया। बीज से लेकर बाजार तक किसान को हर तरह का, मतलब हेल्थ कार्ड की आपने कल्पना की थी? इसके पहले कांग्रेस की सरकारें 60-65 वर्षों तक रही, अन्य सरकारें भी रही। कभी किसी ने जो है किसान की मृदा को भी संरक्षित करना चाहिए और उसको स्वस्थ मृदा उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर किसी ने काम नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 2014 के पहले जब किसान यूरिया मांगने जाता तो गोली चलने लगती थी। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बदलते ही किस तरह से मध्य प्रदेश में खादों के लिए लाठियां खानी पड़ी किसानों को, हर किसी ने गोलियां खानी पड़ती थी। नीम कोटेड यूरिया कर देने से हर किसान को खाद मिलने लगा समय पर। जल संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम हुआ। बाजार ई नैम के तहत 1.39 करोड़ किसानों को जो है
बाजार उपलब्ध हुआ, तो लगातार आदरणीय मोदी जी की सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों को समृद्ध करने, समर्थ करने और रबी और खरीफ की फसलों को 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की परिकल्पना को पूर्ण किसने किया और दोगुनी तरफ करने की ले जाने की दिशा में एमएस स्वामीनाथन स्वयं कहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जबरदस्त जो है प्रयास किया है। इसके पहले कभी क्यों नहीं किया गया? ये सारे सवाल भी हो, ये सब चुनाव को देखकर नहीं, अन्नदाता हमारा जो है हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, और जब हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड ही धराशायी हो जाएगा। और स्वामीनाथन की बात आप कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट उसको आत्महत्या हमने कम करने का काम किया है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये सब ये तो आपसे नहीं, पयोधी जी मुझे इसका भी उत्तर दे दीजिएगा कि 2005 से 2014 तक क्या कारण था कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का प्रयास भी नहीं हुआ? सुनिए, उनका छोड़ दीजिए, तभी आप सरकार में बैठे, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। सर, पुरानी सरकार की बातें करना आप लोगों को शोभा नहीं देता, तो इसीलिए हम कर रहे हैं, अभी बता रहे ना पयोधी। देखिए ऐसा है, आप जो है सरकार को सिर्फ जो है चुनाव की दृष्टि से देखेंगी तो बहुत गलत होगा। नहीं सर, आंकड़े भी बहुत सारे 2014 से लेके अब तक। मैं ये नहीं कह रही हूँ सरकार ने काम नहीं किए हैं, आप इस बात को समझिए। आंकड़े हैं, उसी पर तो मैं चर्चा करूं, मैंने आंकड़े दिए आपको। जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं वो पहले भी उठाए जा सकते थे, सिंपल सी बात है। आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अलीमुद्दीन खान साहब हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अलीमुद्दीन खान साहब, 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है मोदी सरकार। देखिए, आपको बता दूं, राजीव गांधी जी लेके आए थे स्कीम। उन्होंने कहा था कि जब 100 रुपये सेंटर से जाते हैं तो वहां ब्लॉक में पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपये ही हो जाते हैं। और जो बीजेपी की सरकार है, इसमें तो किसानों के पास किसानों का कर्जा माफ हुआ, 1 रुपए का चेक इन्होंने भेजा किसानों को और वो भी बाउंस हो गया। ये इस तरह किसानों की मदद करेंगे। आज जो है, जो फर्टिलाइजर है उसको इंपोर्ट करने की ड्यूटी होती है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है और वहां से फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में खाद नहीं भेज रहे हैं, जानबूझ के नहीं भेज रहे हैं ताकि वहां पर किसानों को फायदा ना पहुंचे और इलेक्शन के टाइम में वो किसान कांग्रेस को वोट ना दे सके, इसलिए ये खाद वहां पर नहीं भेज रहे हैं। जब नोटबंदी की गई थी तो नोटबंदी 8 नवंबर को की गई थी, आपको याद होगा। उस वक्त किसान लोग अपना खेत में बुआई करते हैं, बुआई के टाइम पे उनको बीज चाहिए, खाद चाहिए, उस वक्त नोटबंदी की गई थी और हजारों किसान जो है उस वक्त बड़ी परेशानी में, लाखों किसान आ गए थे और कितने किसानों ने उस वक्त आत्महत्या की थी। ये किसान विरोधी पार्टी है। आज इलेक्शन आया है तो इनको राम मंदिर की याद आई है, इन्होंने आरक्षण का लॉलीपॉप दिया है। अब एक किसानों के लिए कह रहे 300-400 करोड़ रुपए का कोई बजट बना के नई स्कीम लाएंगे। कब वो इनकी स्कीम बनेगी, कब आएगी? जब तक इलेक्शन चले जाएगा, मोदी जी कुर्सी छोड़ चुके होंगे, तो क्या फायदा है इसकी स्कीमें बनाने का? खाली जुमलेबाजी पे चलते रहे पिछले 4.5-5 साल से, जुमलेबाजी करते रहेंगे। आपकी बात ठीक है, इसलिए ऐसा सवाल पहले मैंने प्रेम शुक्ला से किया था। अगर किसानों के लिए हमारे देश में कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या तमाम राज्य सरकारें हो, कोई भी ऐसा कदम उठाती हैं जिससे उन्हें सीधे तौर पर फायदा मिले, आपको नहीं लगता इस एक मुद्दे पर किसान के लिए सबको एक साथ आ जाना चाहिए, सबको कह देना चाहिए किसान का भला कर रहे हैं, करिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जहां तक किसानों का सवाल, अगर कोई भी सरकार आती है किसानों के लिए भला करती है तो वो हमेशा ही उसका स्वागत करना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये बार बार कहते हैं कि ये चीज, मोदी जी कहते हैं ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आपने जो 2014 में चुनाव के वादे किए थे, 15 लाख हो, चाहे वो आतंकवादियों से छुटकारा हो, चाहे दाऊद इब्राहिम को लाना हो, चाहे बुलेट ट्रेन चलाना हो, चाहे आपके जितने वादे के सारे आपने फेल कर, तो आपको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए युवाओं को? युवा सारे बेरोजगार होना चाहिए। ठीक है अलीमुद्दीन खान साहब, रोटी चाहिए। आऊंगे आपके पास, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। दिनेश जी भी बड़े जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीपीआई से। दिनेश जी, आप मुझे बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? आपकी राय भी उतनी जरूरी है। देखिए पयोधी, सीधी सादी बात है कि किसानों का भला करने के लिए जरूरी है कि देश में किसानों को सबसे पहले 3 चीजें सुनिश्चित की जाएं। एक, उनको एमएसपी का आधा एक्स्ट्रा मिले, जो स्वामीनाथन कमीशन कहता है। दूसरा, उनको नगद मदद के साथ साथ उनको तकनीक सुधार पे उनको सरकार से मदद मिले, क्योंकि अधिकतर भारत की जो कृषि है वो 5 एकड़ से छोटे प्लॉट्स हैं, तो उनपे कृषि वायबल नहीं रही, कृषि जो है लाभकारी नहीं रही।
तीसरी बात यह है कि उनकी खरीदारी हो। प्रॉब्लम देश में क्या है कि किसान ज्यादा पैदा करे तब मुश्किल में, इनके पास भारत सरकार के पास एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टूल है, ये उसको मोनोपोलाइजेशन में फायदा कर देते हैं। तीसरा, उनको जब तक खरीदारी नहीं होगी तब तक कैसे भला होगा एमएसपी पे, और खरीदारी के लिए इनके पास भंडारण सुविधाएं नहीं है। कुल 20-22% ये टोटल खरीद पाते हैं फसलों का जी। चौथी बात यह है कि किसी भी हालत में फसल बीमा योजना किसानों के भले के लिए सिद्ध नहीं हुई। 350 करोड़ रुपया किसानों का उससे मिला और 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना करने वाली कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा हुआ। हम चाहते हैं कि जो भी ये फायदा दें फौरन दें, परंतु ये चुनावी जुमले बन के ना रह जाएं। जैसे आम तौर पे मोदी सरकार जो है पिछले 4.5 साल से जो भी स्कीम लाती है उसमें कहीं ना कहीं पिछले तौर पे, हिडन तौर पे, छुपे हुए तौर पे भला होता है पूंजीपति घरानों का या उन कंपनियों का जिनको हम कहते हैं बिचौलिया पूंजीपति। फिर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अजीज खान, आप लोग गठबंधन कर लीजिए, लेकिन सरकार के पास अपनी नीतियां हैं, वो किसानों को खुश कर देंगे। मयोधी जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो सरकार जिसने किसानों, जी आप देखें 4.5 साल में किसानों ने 3 बार प्रदर्शन किया और उन पर पानी की बौछारें डाली गई, और वही सरकार ने मंदसौर में किसानों के ऊपर गोलियां तक चलवाई। आज सरकार जो है किसानों की हितैषी बन रही है। हकीकत यह है कि आप देखें कि इनके सरकार में 67,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कोई आसानी से नहीं करता, जाहिर सी बात है उसके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं रही होंगी, तभी आत्महत्या किया। अभी मैं स्वामीनाथन सिफारिश की बात मैं सुन रहा था, 2000 में स्वामीनाथन सिफारिश की बात आई, उसको कांग्रेस ने भी बहुत हल्के में लिया 2007 में, और उसके साथ साथ उसको मोदी सरकार ने वायदा किया था कि मैं उसे लागू करूंगा, और आज तक उसे लागू नहीं किया। किसानों के साथ धोखा हुआ। एक बात, अगर मैं पिछले 95 से 2015 तक का रिकॉर्ड देखूं तो 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। मयोधी जी, एक सवाल। दूसरी बात, अभी फसल बीमा योजना की बात मैं बताऊं कि राज्य सरकार का 40% जो बजट होता है वो फसल बीमा योजना में जा रहा है, और फसल बीमा योजना की हकीकत यह है कि 2016 का रिकॉर्ड है कि 22,180 करोड़ रुपया ये उद्योगपतियों को दिया गया, फसल बीमा जो कंपनियां हैं। हाँ। लेकिन उसके बदले में जो किसानों को मिला वो 12,949 करोड़ रुपए। हकीकत यह है कि कुल मिलाकर के कोरा कागज साबित हुआ फसल बीमा योजना। कुल मिलाकर के ये भी मैं कह सकता हूं कि आज फसल बीमा योजना जो है वो उद्योगपतियों के लिए ये बिल्कुल आप समझिए लकी ड्रा साबित हो रहा है। डॉक्टर अजीज खान, जब आप लोगों के हाथ से सत्ता गई महंगाई की बात देखें, जब सत्ता गई थी तब किसान तब भी कर्ज में डूबा हुआ था और आत्महत्या के आंकड़े तब भी उतने ही थे। तो बात यह है कि हम बात जब वाजिब करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, मैं आऊंगी अजीज खान आपके पास क्योंकि और मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस वक्त। चौधरी पुष्पेंद्र, ठीक है अजीज खान, और भी लोग पैनल में हैं, सबको पहले बारी बारी इन्वॉल्व करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि उड़ीसा मॉडल की बात ये कही जा रही है सूत्रों के मुताबिक कि सरकार कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर सकती है। प्लीज आप दर्शकों को, उन किसानों को जो अपनी परेशानी के चलते टीवी देखकर ये समझ नहीं पाते कि बड़ी बड़ी डेफिनेशंस क्या होती हैं, सरल भाषा में समझाएं कि ऐसा होता है तो उन्हें क्या फायदा होगा और अब तक ये क्यों नहीं हुआ तो क्या नुकसान रहे। देखिए, उड़ीसा या तेलंगाना, क्योंकि उड़ीसा में तो अभी बात चल रही है, तेलंगाना में इसको लागू किया गया है, जिसको रैतु बंधु स्कीम नाम से उसको लागू किया है। उसमें क्या है कि जो जमीन है आपके पास उसमें प्रति एकड़ प्रति सीजन, जैसे 2 सीजन रबी और खरीफ के होते हैं, 4,000 रुपए सीधे जो है खाते में बैंक में जो है किसानों के तेलंगाना में जो स्कीम है ये, तो रायतु बंधु स्कीम में सीधे 4,000 रुपए खाते में पहुंच जाते हैं। वो उसके लिए जो है सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह है, वो कोई कर्जा नहीं है कि उसको बाद में चुकाना है। तो 4,000 रुपए मिलने से कम जो है उसका खाद बीज का कुछ थोड़ा इंतजाम हो जाता है, एक सहारा उसको किसान को मिल जाता है, पहली बात। दूसरा, जो WTO है उसमें MSP बढ़ाने पे तो रोक होती है कई तरह की, या इनपुट सब्सिडीज आप खाद बीज और उसकी देते हैं कीटनाशक की, तो उसमें भी रोक होती है। उसके बारे में सदाना साहब बैठे हैं और विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा, जब भी आप MSP वाली जो बात है, MSP भी जब आप एक पर्टिकुलर फसल की बढ़ा देते हैं तो उसमें किसान क्या है कि उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है। उससे क्या नुकसान होता है किसान को कि वो उसका उत्पादन
ज्यादा हो जाता है, मांग से भी ज्यादा, और फिर वो फसल पिट जाती है। जैसे पंजाब में धान का इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इतना ज्यादा धान उगा रहा है कि वो पानी भी जो है आपका नीचे चला गया है काफी ज्यादा, ये एक नुकसान है। तो ये स्कीम कहीं ना कहीं जो है एक बेहतरीन स्कीम है। 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति सीजन किसान के खाते में सीधा पहुंचाना, लेकिन इससे पूरा भला नहीं होगा। जो इन्होंने C2+50% का वायदा किया था, जिसकी वजह से हमें 10 लाख करोड़ का पिछले 5 साल में नुकसान हुआ है किसान का, उसकी पूर्ति जब होगी, जब ये उसको 4,000 की जगह कम से कम प्रति एकड़ 8,000 रुपए करें, क्योंकि लगभग 8,000 10,000 का ही खर्चा आता है, पहली बात। दूसरा, मनरेगा की जो स्कीम है उसमें बहुत भारी बर्बादी हो रही है नीचे, यानी कि वो पैसा कहीं ठेकेदारों पर और उस तरीके से बर्बाद हो रहा है, और एक असेट्स भी उससे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका पैसा भी विचार किया जा सकता है कि किसानों को सीधा दिया जाए और किसान अपना लेबर इस्तेमाल करे उसको। तो ये 2 स्कीम हैं जिससे किसान का कहीं ना कहीं भला हो सकता है। MSP का जैसे बात कहा, 6% किसानों को ही, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, MSP का लाभ मिलता है। तो आप घोषणा कितनी कर दो कि 5,000 रुपए देंगे, लेकिन खरीदारी यदि नहीं होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सीधा है भाई, हमारे खाते में प्रति एकड़ 8,000 रुपए आप भेज दो और हम जो है अपना फसल को अपने हिसाब से बोएंगे और बेचेंगे। ठीक है, विजय सरदाना सर, आप ये जरा समझाइए, जैसा कि अभी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कह रहे थे कि किस तरह से जो एलोकेशन ऑफ मनी होगा इसमें, है ना, उसे हम कैसे लाएं। मनरेगा में अगर वेस्टेज हो रही है तो उसे हम कैसे यहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा 70 साल में जब से इस देश आजाद हुआ है, जिस तरह से एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनी है, उससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि अभी भी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो किसान की बात हो रही है, और जो पॉलिसीज बन रही हैं वो चुनाव को ध्यान में रख के बन रही हैं, वो किसान के वेलफेयर को ध्यान में रख के नहीं बन रही हैं। क्योंकि अभी मोदी जी ने एक बात कही कि बीज से लेकर बाजार तक हम उसको रिवर्स शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल किसान को पैसा कौन देगा? 2 ही तरीके से किसान को पैसा मिल सकता है, या तो बाजार दे या सरकार दे। सरकार जब पैसा देती है तो वो तो सब्सिडी है, या डायरेक्ट ट्रांसफर लो, या किसी भी और फॉर्मेट में लो, है सब्सिडी, टैक्स पेयर्स का पैसा है। लेकिन इस देश का 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जो रोज खाना खाती है, वो भी किसान को पैसा देनी है। समस्या यह है कि जो कंज्यूमर पैसा दे रहा है वो किसान तक क्यों नहीं पहुंच रहा। सबसे पहला रिफॉर्म तो वहां आना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर बोझ कम हो। पिछले 70 साल में किसानों के लिए जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए थे वो नहीं किए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, चुनावी मौसम है, बार बार हम कहते हैं स्टेट की प्रॉब्लम है, स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। आपको जितने सुधार करने चाहिए थे, चाहे वो रिजर्वेशन था या आपका GST था, वो सब स्टेट के सब्जेक्ट थे। आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स का फायदा किया। आप इसी तरह से किसान के फायदे के लिए मार्केटिंग रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया किसी ने, पहली बात। दूसरा मुद्दा ये आता है कि जो किसान की हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग रिफॉर्म की, आज जितनी APMC मंडीज हैं, आधी दुकानें अगर किसान और किसान संगठनों के नाम एलोकेट कर दी जाए तो किसान सीधा बाजार से जुड़ेगा। हमें आज की दुनिया में बिचौलिए क्यों चाहिए? हर किसान के पास मोबाइल है, वो अपने कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकता है। हम 1960-70 के कानून 21वीं शताब्दी में लगा के देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। सरकारें इस पे क्यों नहीं करना चाहती? और मुझे लगता है कि जो केरला का मॉडल है किसानों को लेकर, हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। मेरा ये कहना है कि बहुत सक्सेस स्टोरी है वो चीज। दूसरी जो बार बार हम बात करते हैं स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। हमने पूरी स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे, उसमें एक लाइन लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी बना रही हैं कि C2+50%। बाकी जो रिफॉर्म चाहिए, मार्केट रिफॉर्म्स, जिससे किसान के हाथ में पैसा आए, वो जरूरी है। लेकिन उसमें सारे क्लॉजेज हैं, वो तो सरकारों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं वही आपसे कह रहा हूं, क्योंकि जब आप उसको एक कंसोलिडेटेड वे में देखोगे तो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो सरकार के पास नहीं है। आपसे एक और चीज समझने की कोशिश में करूंगी, थोड़ा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है कि जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें अरुण जेटली, तमाम नेता, राजनाथ सिंह से लेकर हर कोई मौजूद था, क्योंकि किसानों का कर्ज माफी का नारा उन्होंने अपने प्रचार में दिया था।
उन्होंने कहा कि हम खासतौर पर गन्ना किसानों को लेकर, पुष्पेंद्र जी उन्होंने कहा गन्ना किसानों को लेकर हम चीनी मिल मालिकों को बिना किसी ब्याज के पैसा देंगे ताकि वो उनका भुगतान कर सके। तो इसका ये कितना संभव हो पाया, और आपसे मैं जानूंगी कि इसका कितना असर इकोनॉमिकली पड़ता है, क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं। तो सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है, इसी को लेकर मंथन हो रहा है और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की याद सरकार को चुनाव से पहले क्यों आई। हालांकि किसानों के लिए कोई भी काम हो हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन समय पर हो तो ज्यादा बेहतर है और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का रुख करूं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और विजय सरदाना। प्रेम शुक्ला, आपसे मैं छोटा सा सवाल इस पर ले लेती हूं कि देखिए सवाल तो उठेंगे, सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप लोग काम करेंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही थी। अभी 2019 में जब आपको जनता के बीच में जाना है, किसानों के बीच में जाना है वोट मांगने के लिए, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि कैसे किसानों को राहत दी जाए। किसानों को राहत दी, देखिए इस बात को समझिए कि 2004 तक कभी इस देश में नेशनल कमीशन ऑफ किसान के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की कल्पना भी नहीं थी, तो पहली बार बना और 2007 से रिपोर्ट आना 7 वर्षों तक तो लोग बैठे रहे। उस पर इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया कब शुरू हुई कि आप जो है बायोडाइवर्सिटी से लेकर उसकी सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर सारी चीजें, मतलब उसकी जमीन मृदा ठीक रहे, उसका बीज ठीक रहे, उसकी फसल ठीक रहे, वो बाजार तक पहुंचे। ई नैम के माध्यम से जिस तरह से 14 करोड़ किसानों को 1.39 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लोग बुराइयां कर सकते हैं, लेकिन उसमें 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया। एमएसपी में 1.5 गुना रबी की। शुक्ला जी, आपकी आवाज हम तक ना साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार तकनीकी जो भी उसमें खराबी है उसको दुरुस्त कर ले, फिर मैं आपसे आपका रुख में करूंगी। अलीमुद्दीन खान साहब, एक बात बताइए मुझे कि 2008 में यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया था, 2014 में उसकी वापसी हो गई, तो फिर तो ये तो इस सरकार के साथ भी हो सकता है। देखिए, जो इसमें बेसिक फर्क ये है कि जो बीजेपी है ये सरमाएदारों की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो गरीब मजदूरों की और गरीब व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। हमेशा किसानों के लिए कांग्रेस लड़ी है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में मंदसौर में कितना एजिटेशन हुआ, यहाँ तक कि अरेस्ट किया पुलिस और राहुल गांधी जी को वहां जाने नहीं दिया गया। कितना शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने उस वक्त रोका, और उसी का नतीजा हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। आज ये जो बात कर रहे हैं किसानों के लिए कुछ करने की, ये इनको पिछले 5 साल में याद नहीं आया। इनको हर चीज आज याद आ रही है जब इलेक्शन का टाइम आ गया है। कि आप देखिए कि 400 किलो जो किसान का उत्पादन है महाराष्ट्र में, 400 किलो प्याज आलू उनको कितने का बेचा गया? 450 रुपए में, 450 रुपए में। आपको पाकिस्तान से प्याज लाना मंजूर है, आपको महाराष्ट्र के किसान के लिए प्याज का दाम देना मंजूर नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में किसान के गन्ने का भाव देना मंजूर नहीं है, आपको चीनी पाकिस्तान से लानी है, इसमें किसान के गन्ने का भाव देना मंजूर नहीं है, आपको चीनी पाकिस्तान से लानी है, क्योंकि चीनी और प्याज आप पाकिस्तान से अलीमुद्दीन खान साहब, आपके सवाल का जवाब भी लूंगी और आपके पास फिर से मैं आऊंगी। पुष्पेंद्र सिंह जी, जैसे कि अभी अलीमुद्दीन खान साहब भी कह रहे हैं, इस अभी एक रिसेंट सर्वे भी आया जिसमें हमने देखा कि यूपी के बहराइच में, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे जिले हैं, नीमच की अगर हम खासतौर पर बात करें, सड़कों पर फेंक दी है किसानों ने अपनी चीजों को। प्याज की बात करें, आलू की बात करें, तो ये क्या एक बड़ी समस्या नहीं है? मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे इन समस्याओं से पार पाया जाएगा? हर राज्य की अपनी अलग कृषि जो व्यवस्था है, उसकी जो एग्रीकल्चर स्टेटस है वो अलग है। देखिए, मूल बात यह है कि उत्पादन तो एक पर्टिकुलर विंडो में होता है, जैसे एक हफ्ते में, 10 दिन में या महीने भर में, लेकिन उसकी खपत जो है पूरे सीजन में या पूरे साल होती है, जैसे गेहूं है, धान है। अब हमारे देश में समस्या ये रही है कि हमने ना तो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग लगाए, ना स्टोरेज की या कोल्ड चेन की प्रॉपर हमने व्यवस्था की। आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 लाख करोड़ के फल, सब्जी और अन्न जो है बर्बाद हो रहा है इस देश में। तो एक तो हमने वो नहीं किया। दूसरा, जो फेंकने के लिए मजबूर है, उसी चीज को जो 1 रुपए 2 रुपए में बेच रहा है या फेंक रहा है, उसी चीज को जो है कंज्यूमर, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं देश में बैठे हुए, जो शहर में आप लोग बैठे हैं, आप 20 रुपए किलो जिस चीज को खरीद रहे हो वो 2 रुपए किलो में फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं बिचौलिया तंत्र पर भी, जैसा सरदाना साहब भी बता रहे थे, काबू करने में विफल रही है। अब जो अभी बताया गया कि 72,000 करोड़ का कर्जा 2008 में माफ हुआ, अब देखो घोषणा में और वास्तविकता में कितना अंतर है। 72,000 करोड़ की घोषणा हुई थी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जो 2013-14 में आई थी, उसके अनुसार वो वास्तविक डिसबर्समेंट जो हुई थी वो 52,000 करोड़ की थी। मेरे पास आंकड़ा है उसका।
इसी प्रकार और भी जो घोषणाएं 1,82,000 करोड़ की करी गई हैं अभी तमाम प्रदेशों में, वास्तविकता में वो 80-90 हजार करोड़ की भी नहीं हुई है। जबकि एक अभी रिपोर्ट आई थी, हर साल बजट में 6% की जो है सब्सिडी तरह तरह की दी जाती हैं और लगभग 6% का ही रियायतें इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं। ये दोनों जोड़ दें तो 20 लाख करोड़ रुपए की लगभग फिगर बन रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ नहीं है, 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति सीजन दे दो, हमें कोई जरूरत नहीं है, ना एमएसपी की जरूरत है और ना और चीजों की जरूरत है, हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन यदि हमें इस तरह का सपोर्ट नहीं दिया जाता, इसको मैं कॉन्ट्रास्ट करता हूं, यूरोपियन यूनियन में $82 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी मिल रही है किसानों को, चाइना में $30 की मिल रही है और हमारे यहाँ केवल $14 की मिल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है। प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब देंगे क्या? जी जी नहीं, देखिए दो महत्वपूर्ण मुद्दे। एक मुद्दा है कि किस तरह से आप किसानों को जो है उनकी आय को बढ़ाएं। तो किसानों की आय को बढ़ाने के संदर्भ में 2004 तक कोई प्रयास ही, 2004 में पहली बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब कृषि मंत्री हुआ करते थे तो पहली बार किसान आयोग का गठन और किसान आयोग के रिकमेंडेशन मांगे भाई इनकी आय बढ़ाई जानी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, फार्मिंग सस्टेनेबल होना चाहिए, फार्मिंग वायबल होना चाहिए। तो आपने फार्मिंग को सस्टेनेबल वायबल बनाने के लिए कभी आधारभूत ढांचा खड़ा ही नहीं किया। आधारभूत ढांचा खड़ा होने का काम शुरू हुआ 2014 के बाद। ई नेम जैसी परियोजना, जैसे कह रहे हैं कि भाई बहुत आलू पैदा हो गए, आलू के लिए बाजार है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बाजार जब जिस सीजन में जो है एक विंडो है उसके उत्पादन के लिए, साल भर उसका कंजम्पशन होना है, तो साल भर के लिए वेयर हाउसिंग होने, तो वेयर हाउसिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किसने रोका था? विभिन्न सरकारों, किसी ने नहीं रोका था, लेकिन उस पर काम ही नहीं किया गया। वेयर हाउसिंग के स्ट्रक्चर पर काम अब हो रहा है। ई नेम जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कई स्टेट्स की बाजार को जिस तरह से खोला गया है सामान्य किसान के लिए, सामान्य किसान को उसका लाभ मिल रहा है। एपीएमसी मार्केट, जैसे विजय सैडाना जी ने कहा कि एपीएमसी मार्केट के एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए। सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर कैसे काम हुआ? और प्रेम शुक्ला जी, सवाल यही है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर तो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर प्याज सड़क पर फेंकी जा रही है, किसान विरोध करते हैं, उस पर काम शुरू हुआ है। देखिए अभी उसका एंड रिजल्ट नहीं आया है, नहीं उसी में कह रहा हूं, उस पर एंड रिजल्ट नहीं है, लेकिन पहली बार जो है हमको हर जगह पर जो है फार्म बेस्ड जो है एग्रो बेस्ड जो है हमको इंडस्ट्री लानी चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, विजय सरदाना सर, क्वेश्चन ये वेयर हाउसिंग के जो उत्पाद हो जाता है हम उसे सेव नहीं रख पाते, उसका जो फायदा किसान को मिलना चाहिए, उसकी जो आय होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, हम आगे कैसे रणनीति बनाएं फिर? देखिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं और उसका मुश्किल नहीं है रास्ता। अगर सरकार चाहे तो कल भी वो नोटिफिकेशन निकाल सकती है, उसमें कोई रेवेन्यू इंप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सुधार होगा। पहला, जैसे मैंने कहा था कि आधी दुकानें जो एपीएमसी की हैं, जितनी बीजेपी की सरकारें और जो भी पार्टियां किसानों के हित की बात करती हैं, अपने अपने राज्यों में आधी दुकानें कल नोटिफिकेशन निकाल के घोषित कर दे कि आधी दुकानें किसान और किसान संस्थाओं की होंगी। आप देखिए बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा अभी बिचौलिए रखते हैं उसी बाजार में जब किसान बैठेगा तो अगर मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं, मेरे को अंबाला से किसानों का फोन आता है कि साहब यहाँ पे 1.5-2 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है। मैंने किसान को कहा फोन चालू रखो। मैं दिल्ली के मदर डेयरी बूथ पे गया, वो मिर्ची 50 रुपए किलो थी, क्वालिटी वाज हॉरिबल। मैंने उसका व्हाट्सएप पे फोटो भेजा किसान को, किसान ने अपना फोटो भेजा। हम सी ग्रेड मटेरियल 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं, किसान ए ग्रेड मटेरियल 2 रुपए में खड्डे में फेंक रहा है। ये बदलाव कब आएगा? पहली अवेयरनेस की भी कमी है। ये उसका कारण है। देखिए ना, सिस्टम आपने ऐसा बना दिया कि किसान को आपने कह दिया तेरा काम सिर्फ खेती करना है, तेरे को कमाना नहीं है, तेरे को सिर्फ उगाना है। ये एक बहुत बड़ी सोच बदलने की जरूरत है, पहली बात। दूसरा मुद्दा मैं आपको ये बता रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में कि एक तो आप एपीएमसी, क्योंकि आपका सिस्टम बना हुआ है, आप उसमें तुरंत घोषित करिए, पहली बात। जितनी भी हमने सुपरमार्केट्स इस देश में लाए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आप एक कानून और बना दीजिए कि हर सुपरमार्केट जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो अपनी दुकान के आगे सिर्फ एक नोटिस लगा दें। ये कानून बना दीजिए आप कि किसान से आपने कितने में खरीदी और आप कंज्यूमर को कितने में बेच रहे हो, क्योंकि कंज्यूमर को कितने में बेच रहे हो तो पता ही है। आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जनता को कि आपने ये जो आलू, टमाटर, प्याज, मिर्ची जो भी खरीदा है कितने में खरीदा। आप जैसे ही इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी में लाएंगे, रिफॉर्म शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सरकार यह क्यों नहीं बताती कि जो कंज्यूमर 50 रुपए दे रहा है और किसान को जो 2-3 रुपए मिल रहा है, ये 45 रुपए जा कहां रहा है, और इसको बदलने के लिए क्या कार्रवाई उठाई? पुष्पेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। अजीज खान अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, आप मुझे ये समझाइए, आप अभी सवाल उठा रहे थे, सर आपने अपने टाइम पे कौन सा ऐसा मॉडल सेट कर दिया जिसको लेकर आपको लगता है कि अगर आप कोई मॉडल भी छोड़कर जाते तो सरकार उसको फॉलो कर लेती?
देखिए पयोधी जी, 2-3 अहम सवाल है जो अभी मैंने चर्चा के दौरान सुना। ठीक है। एक तो अभी जो साहब बता रहे थे एमएसपी की बात, हकीकत ये है कि देखिए आज किसान जिस तरीके से परेशान है वो अपनी लागत को पूरी तरह से निकाल नहीं पा रहा है। आलू और प्याज को जिस तरीके से सड़कों पर फेंक रहा है, हाँ। और हमारी सरकार क्या है कि पाकिस्तान से चीनी और आलू और प्याज सारी चीजें मंगवा रही। एक बात। दूसरी बात, अभी गन्ना समर्थन की बात जो आपने पहले सवाल किया था, उठाया था, आज गन्ना के समर्थन मूल्य की स्थिति देखें आप कि सरकार एक तरफ तो जो गन्ना का मूल्य है उसका भुगतान नहीं कर रही है, और समर्थन मूल्य के नाम पर गन्ना समर्थन मूल्य के नाम पर किस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। आप देखिए कि आज जो लागत है गन्ने का वो तक किसान नहीं पा रहा है। क्या वजह है? दूसरी बात आप देखिए, अभी कर्ज माफी की बात है, उत्तर प्रदेश में 87 लाख किसानों का कर्जा रहा है। इसी सरकार ने कहा था कि मैं कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या? मॉडल तो बताइए कि आपने सपा के कार्यकाल में क्या किया गया। 100 रुपए और 200 रुपए, 100 रुपए और 200 मैं आपको इंटरप्ट कर बोलती, लेकिन प्रेम शुक्ला ने वही बात बोली, किसानों के साथ मजाक। ठीक है, वो तो हम भी बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला से भी मैं वही सवाल कर रही हूँ डॉक्टर अजीज खान। बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसानों के लिए कुछ भी होता है, मैं फिर वही बात कर रही हूँ, किसानों के लिए कुछ भी होता है तो क्या सब लोग साथ नहीं खड़े हो सकते? अगर आप सबको अन्नदाता की इतनी फिक्र है तो जरा सर अपनी अपनी सरकारों के डेटा उठाकर देखिए, आप लोग आइए साथ, फिर ना हो कोई आत्महत्या इस देश में। अयोधी जी, ठीक है, हमारी सरकार की स्थिति देख ले। जब हम उत्तर प्रदेश में, तो हमने सर 200 रुपए के चेक आपकी सरकार में भी बटे थे, बनवाया ताकि नहीं। डॉक्टर अजीज खान प्लीज मुझे ये मत बताइए आपकी सरकार की स्थिति क्या थी। सर आप भी जानते हैं, आप ये सब बातें मत करिए प्लीज। उपलब्धि मेरी सरकार का भी तो जानेंगे आप। सर उपलब्धि की तो मैं बात ही नहीं कर रही ना। उपलब्धि तो ये है कि किसान की आत्महत्या नहीं रुकी। सर उपलब्धि, अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप प्रेम शुक्ला आत्महत्या रुकी क्या? उपलब्धि आउटपुट पे आइए ना सर, प्रोसेस मत बताइए, आउटकम क्या था? क्या किसान खुश हो गया? क्या आत्महत्या रुकी? क्या इस देश का किसान जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है? क्या उसको हेल्थ सर्विसेज मिली? क्या वो खुश है? आउटकम पे बात करिए। हमने क्या किया, प्रोसेस क्या किया? यार बच्चा साल भर पढ़ता है, एग्जाम में फेल हो गया तो रिजल्ट तो फेल ही है ना सर। कितनी बार किताबें खोल के बैठा, कोई मतलब नहीं है उस बात। मुझे दिनेश जी के पास भी जाना है, वो भी बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला आपसे आउटकम इज फेलियर, एज सिंपल एज दैट। 30 सेकंड सबको दूंगी, 30 सेकंड। ऐसा है कि जो तमाम बातें, भैया आप सुन लीजिए जरा। डॉक्टर अजीज खान सर एक्साइटेड नहीं होते ना, बातें हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी बात मैं सुन रही हूँ। ऐसा है कि जो तमाम बातें हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने बताई, उसका परिणाम मैं बता देता हूं, जो सरदाना साहब भी बताते हैं आउटकम क्या है। पिछले 4.5 साल में एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ रेट है मात्र 2.5%, जिसके हिसाब से 2022 नहीं 2042 तक भी आमदनी दुगना होने की कोई संभावना नहीं है। और जो बात आपने कही गन्ने के विषय में, गन्ने की आज की तारीख में पूरे देश में करीब 12-13 हजार करोड़ का जो है बकाया खड़ा हो गया है इस सीजन का, और कुछ पिछले सीजन का भी बकाया है उत्तर प्रदेश की यदि हम बात कर लें, और कुछ मिले ऐसी हैं जिन पे 300-400 करोड़ रुपए बकाया है। फिर जो चीनी मिल मालिकों को पैसा देने की कोशिश सरकार ने बात कही थी, क्या वो पॉसिबल होगा? इन्होंने काफी कोशिश की या जो भी किया, अंत भुगतान से हम देखते हैं कि हमारा भुगतान अभी नहीं हो पाया है, और इन्होंने 14 दिन के अंदर जो पेमेंट करने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं पेंडिंग। विजय सरदाना, समय कम है, आपसे मैं जल्दी समझना चाहती हूँ, कर्ज माफ कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये खुद किसानों को भी समझ में आता है, सरकारों को भी समझ में आता है, और क्या हम ये कहें कि अब किस तरह हमें ये बताना चाहिए किसान के खाते में पैसा आए, उसके पास पैसा हो और उसे समझ में आए कि उसे कहां-कहां भुगतान करना है, वो जरूरी है। देखिए 2 स्टेप लेने हैं। इमीडिएट रिलीफ तो डायरेक्ट पेमेंट जो किसानों को देना चाहिए वो हमें देना है, ताकि किसान सही तकनीक सही बीज ले सके, पहली बात। दूसरी तरफ जब तक आप मार्केटिंग रिफॉर्म नहीं करोगे, किसान के हाथ में जब तक बाजार नहीं आएगा, और जब तक आपका बिचौलिया तंत्र जो पॉलिटिकल फंडिंग का सोर्स है, जब तक आप वहां चोट नहीं करोगे, किसानों को आधी दुकानें मंडियों में नहीं दोगे, आप कुछ भी कर लीजिए, इस देश में किसान का भला नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि किसान की सारी जरूरतें पूरी कर ले। अल्टीमेटली बाजार को ही देना है, आपको और मेरे को, कंज्यूमर्स को ही देना है। बातें हम बड़ी-बड़ी कितने भी बड़े-बड़े शब्द ले आए, लेकिन बातें वही बिचौलिए खत्म कर दीजिए, आप वेयर हाउसेस बढ़ा दीजिए। आप किसान को बाजार से क्यों नहीं जोड़ना चाहते? प्रधानमंत्री जी बीजेपी राज्यों को क्यों नहीं कहते कि यार दुकानें किसान को दो, बिचौलियों को हटाओ? अगर नीयत साफ है तो एक्शन दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने